Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके जो फूड ग्रुप्स हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो इसके पहले हम कुछ MCQs आपके साथ में शेयर कर चुके हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके साथ में शेयर कर चुके हैं, तो आगे भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बस आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए और साथ साथ में लाइक का बटन भी दबाते रहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि अनाज समूह में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन सीरियल ग्रुप्स। तो पहला ऑप्शन है कि 3 से 6% यानी कि 3 to 6%, 6 to 12% या फिर 15 to 20% या फिर 20 to 25%। तो इसमें से आपको आंसर करना है A, B, C या फिर D, यानी अनाज समूह यानी कि सीरियल ग्रुप में यहाँ पर पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है सीरियल ग्रुप, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है अनाज समूह में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 6 to 12%, यानी कि 6 से 12% जो है प्रोटीन अनाज समूह में पाया जाता है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं परसेंटेज में 6 से 12 होगा, 15 से 20 होगा, क्योंकि उसके लगभग ही आपके सारे ऑप्शन रहते हैं। तो इसको बहुत ध्यान दीजिएगा कि कितने प्रतिशत पाया जा रहा है। 6 से 12% यानी कि 6 to 12% सीरियल ग्रुप में अनाज समूह में। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि गेहूं में मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। विच प्रोटीन इज फाउंड मेनली इन व्हीट। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछा गया है मेनली, मुख्य रूप से गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेन या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका ग्लूटेन। तो ये आपको भी पता होगा, ठीक है। तो ये गेहूं में पाई जाती है, ग्लूटेन पाई जाती है, और जो ये ग्लूटेन प्रोटीन है ये 2 प्रोटीन से मिलकर के बनती है। कौन कौन सी? एक तो है आपकी ग्लाइडिन प्लस दूसरी जो प्रोटीन है वो है ग्लूटेलिन। तो ये भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लूटेन जो है 2 प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, ग्लाइडिन और ग्लूटेलिन। ओके, जो कि गेहूं में पाई जाती है। चलिए, और वैसे आपके जो सीरियल ग्रुप में अनाज समूह में अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें आपके एल्बुमिन भी है, ग्लोबुलिन भी है, प्रोलामाइंस भी है जिसे कि हम ग्लाइडिन बोलते हैं, और ग्लूटेलिन भी है। तो ये सारी प्रोटीन्स आपके अनाज समूह में पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं में मुख्य रूप से, तो वो आपकी ग्लूटेन प्रोटीन होगी। अगर अनाज समूह में होगा तो सारी ही आ जाएंगी। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, अनाज में कौन सा अमीनो अम्ल कम मात्रा में पाया जाता है। विच अमाइनो एसिड इज फाउंड इन डेफिशिएंट अमाउंट इन सीरियल्स। मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन या फिर कोई नहीं। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। और अक्सर ये गलत हो जाता है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं अनाज और दाल में। तो अनाज में यहाँ पूछा गया है कौन सा अमीनो अम्ल कम मात्रा में, ध्यान दीजिएगा, डेफिशिएंट अमाउंट में पूछा गया है, कम मात्रा में। ओके, मेथियोनिन या फिर ट्रिप्टोफैन या फिर लाइसिन। तो अनाज की बात हो रही है तो इसमें डेफिशिएंट अमाउंट में आपका पाया जाता है लाइसिन। ओके, तो ये लाइसिन आपका डेफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है। लेकिन चलिए, अच्छा इसके आगे क्वेश्चन है तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाल में कौन सा अमीनो अम्ल कम मात्रा में पाया जाता है। विच अमाइनो एसिड फाउंड इन डेफिशिएंट अमाउंट इन पल्सेस। ओके, तो फिर यहाँ पर वहां पर लाइसिन था, सीरियल में आपका लाइसिन कम मात्रा में पाया जा रहा था, और यहाँ पर आपका आ जाएगा मेथियोनिन। तो हम मेथियोनिन और लाइसिन 2 में ही कंफ्यूज होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दाल में हमेशा जो कम मात्रा में अमीनो एसिड पाया जाएगा वो आपका मेथियोनिन होगा, और अनाज में जो कम मात्रा में पाया जाएगा वो लाइसिन होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, तो ये आगे क्वेश्चन, अब देखिए बस ये 2 क्वेश्चन है जिनमें से आपके 4 क्वेश्चन निकल करके आते हैं।
तो यहाँ पर हमने वही कोशिश की है कि कितने क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं, वो सारे हम आपके सामने यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है कि अनाज में कौन सा अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। Which amino acid is found in excess in cereals? अभी हम कम मात्रा में पूछ रहे थे, अब यहाँ पर अधिक मात्रा में। तो अनाज में कम मात्रा में था आपका लाइसिन, तो जब लाइसिन कम मात्रा में है तो अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट मेथियोनिन। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि मेथियोनिन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है और लाइसिन कम मात्रा में पाया जाता है। और इसी का जस्ट अगर आपको एक याद हो जाएगा कि अनाज में कौन सा अधिक मात्रा में और कौन सा कम मात्रा में पाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको दाल में पता चल जाएगा, क्योंकि जो आपका अनाज में कम मात्रा में पाया जाएगा वो दाल में अधिक मात्रा में पाया जाएगा, और जो अनाज में अधिक मात्रा में पाया जाएगा वो दाल में कम मात्रा में पाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही जस्ट अपोजिट होते हैं प्रोटीन के मामले में। ओके, अब नेक्स्ट है कि दाल में कौन सा अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। आ गया क्वेश्चन। तो पहले हमने पढ़ा था कम मात्रा में पाया जा रहा था आपका मेथियोनिन, और रिच अमाउंट में पाया जाएगा आपका लाइसिन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर। अब ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आ सकता है। रागी में कौन सा खनिज तत्व तो अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर मिनरल की बात हो रही है। कौन सा मिनरल जो है इज फाउंड इन एक्सेस इन रागी, रागी जो कि आपके अनाज में आता है, सीरियल्स में आता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है आयरन है, कैल्शियम है, या दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो रागी में जो खनिज तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है आपका आयरन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, यानी कि जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोनों, आयरन और कैल्शियम दोनों। ठीक है, तो अगर कहीं भी जो है ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आता है कि रागी में कौन सा जो खनिज तत्व है अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो होता तो दोनों ही है, लेकिन अक्सर क्या होता है कैल्शियम के बारे में ज्यादा पूछा जाता है रिच अमाउंट में। और इसको जो है कुछ गरीब की ऐसा मतलब कुछ बोला जाता है, अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, गरीब का आहार ऐसा कुछ कहा जाता है रागी को, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में आपका कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, आयरन और कैल्शियम दोनों ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल में कौन सा खनिज तत्व तो कम मात्रा में पाया जाता है। आयरन, कैल्शियम, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो ये भी जस्ट अपोजिट है। रागी में अब देखिए दोनों ही सीरियल आपका सीरियल हैं, अनाज हैं, चावल भी और रागी भी। ओके, लेकिन रागी में आपका आयरन और कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, जबकि यही दोनों आयरन और कैल्शियम ये आपके चावल में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप 1 से 2 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज के छिलकों में कौन सा तत्व पाया जाता है जो आयरन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। Which element is found in cereal bran that hinders the absorption of iron? ओके, तो ऑक्सलेट है, फाइटेट है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है। तो ध्यान होगा इसके पहले जो हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था उसमें हमने ये चीज बताई हुई थी कि अनाज के छिलकों में कौन सा तत्व ऐसा है जो पाया जाता है जो कि आयरन के अवशोषण में यानी कि एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है आपका फाइटेट। ठीक है, ऑक्सलेट ये आपका हरी सब्जियों में पाया जाता है, ये भी हिंड्रेंस का काम करता है, लेकिन ये हरी सब्जियों में। और जो फाइटेट है वो आपके अनाज के छिलकों में यानी कि सीरियल ब्रांड में पाया जाता है, और आयरन के अवशोषण में ये बाधा उत्पन्न करता है और हमारे शरीर को ये अवेलेबल नहीं होने देता है। और ये जो फाइटेट है ये आपका फॉस्फोरस का ही रूप है, यानी कि जो फॉस्फोरस मिनरल है वो आपका इसमें अनाज में फाइटिन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइटेट की मात्रा को किस प्रक्रिया के द्वारा कम किया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ फाइटेट कैन बी रिड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस। बाय फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन के द्वारा, बाय जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण के द्वारा, या फिर बाय कुकिंग पकाकर, या फिर बाय सोकिंग यानी कि भिगोकर, या फिर सभी के द्वारा, या फिर कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस विधि के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा जो अनाज में फाइटेट पाया जा रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो है आपका सारे, सभी के द्वारा हम ये काम कर सकते हैं।
यानी कि फर्मेंटेशन करके भी आप फाइटेट की मात्रा को कम कर सकते हो, जर्मिनेशन के माध्यम से भी आप कर सकते हो, कुकिंग के माध्यम से भी आप फाइटेट की मात्रा को कम कर सकते हो, और उसको भिगो कर भी आप फाइटेट की मात्रा को कम कर सकते हो। ओके, ये सारे ऑप्शन सही हैं यहां पर। चलिए फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चावल के बाहरी भाग में यानी कि छिलकों में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। विच विटामिन इज फाउंड इन द आउटर पार्ट ऑफ राइस, यानी कि चावल के बाहरी भाग में कौन सा, छिलकों में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन B1, B2 या फिर सी। तो ये आपको पता होगा, आई थिंक सभी ही राइट आंसर लगाएंगे इसमें। इसमें जो है आपका जो मुख्य रूप से उनके चावल के छिलकों में पाया जाता है वो है आपका थायमिन, जिसे कि हम कहते हैं B1। इसे हम बोलते हैं, जो केमिकल टर्म्स हैं, केमिकल नेम इसका है थायमिन, विटामिन B1 का। ठीक है, और जो B2 है उसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन सी को तो आपको पता ही, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसको रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, रेटिनल, कई नाम है इसके। चलिए, इसीलिए कहा जाता है कि जो चावल का बाहरी छिलका है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड जो है चावल का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसके छिलके में ही थायमिन होता है, और जब छिलके को की प्रोसेसिंग की जाती है तो उसमें से थायमिन निकल जाता है। तो आपने सुना होगा जो ब्राउन राइस होती है वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे लिए, क्योंकि उसमें उसका जो बाहरी पार्ट है वो नहीं निकला होता है, उन्हें हम साबुत खाते हैं। तो आपने देखा होगा गाँव वगैरह में आपने भुजिया चावल बोलते हैं उसको, ब्राउन कलर का होता है, उसको भुजिया चावल बोलते हैं। वो बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें जो है थायमिन रहता है, उसके छिलके को नहीं निकाला जाता है। फिर है अनाज और दाल में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है अनाज और दाल में कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए या फिर विटामिन सी या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा कि इसमें कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि आपका अनाज और दाल दोनों में ही नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विटामिन ए और सी। ये दोनों ही आपके अनाज और दाल यानी कि सीरियल्स और पल्सेस में ये दोनों ही विटामिन ए और सी, ये दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, थायमिन तो पाया ही जाता है, ये तो आपको पता ही है। ओके, आउटर पार्ट में, और इसे मक्की में है कैरोटीन पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन विटामिन ए और सी ये नहीं पाया जाता। फिर आता है कैरोटीन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। कैरोटीन इज फाउंड इन विच फूड, पेड़ पौधे में पाया जाता है या फिर जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन में पाया जाता है या फिर दोनों में या फिर किसी में भी नहीं पाया जाता है। तो ये हम कई बार बता चुके हैं कि जो कैरोटीन है वो आपके प्लांट्स में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, और जो है हाँ, अच्छा, यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो फूड ग्रुप्स हम पढ़ा चुके हैं, जो वीडियोस सीरियल्स और पल्सेस ये हम पढ़ा चुके हैं, तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है देन आप उन वीडियोस को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, क्लियर हो जाएगा जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब ये है कि रेटिनॉल किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो जो रेटिनॉल है ये आपका जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों में पाया जाता है। जो कैरोटीन था वो आपके प्लांट्स में पाया जा रहा था, और जो जंतुओं एनिमल फूड्स में आपके रेटिनॉल पाया जाता है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था कि जिसे जो प्लांट्स हैं वो हम खाते हैं, मनुष्य और जो जानवर है दोनों ही हम पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, प्लांट फूड्स को खाते हैं। और जब ये कैरोटीन जो कि प्लांट्स में पाया जा रहा है जब हमारे शरीर में जाता है, चाहे हमारे शरीर में चाहे जानवरों के शरीर में जब जाता है, तो वो जाकर के शरीर में जाकर के वो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो फिर इस वजह से जब भी हम किसी जंतु को खा रहे हैं, एनिमल फूड्स जो खा रहे हैं, तो उसमें रेटिनॉल उपस्थित होता है। ओके,
फिर है नेक्स्ट कि दाल समूह में किस दाल समूह में किस मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो अभी इसके पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें था कि अनाज समूह में किस मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन लेंटिल्स ग्रुप, दाल समूह में 10 से 15%, 15 से 20, 20 से 25 या फिर 25 से 30। ठीक है, तो अब इसी में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दाल समूह में वो है 20 से 25%। ठीक है, दाल समूह में 20 से 25% प्रोटीन पाई जाती है, जबकि अनाज समूह में हमने बात अभी डिस्कस किया था 6 से 12% पाई जाती है। अब आता है 16 क्वेश्चन। ये है कौन सा वसा अम्ल हमारे शरीर में नहीं बनता है, इसलिए इसे हमें भोजन से लेने की जरूरत होती है। Which fatty acid is not made in our body, hence we need to take it from food. सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि संतृप्त वसा अम्ल है, या फिर असंतृप्त वसा अम्ल है यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फैटी एसिड है जो कि हमारे शरीर में नहीं बनता है, इस वजह से हमें उसे भोजन से लेने की जरूरत पड़ती है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक वो होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी, असंतृप्त वसा अम्ल यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये आपका शरीर में बनता है हमारे, ठीक है, शरीर में भी बन रहा है और इसके अलावा ये हमारे फूड्स में भी पाया जाता है। तो इस वजह से अगर आप इसको फूड से बहुत अधिक मात्रा में लेते हो तो चूंकि आपके बॉडी में भी ये बन रहा है और फूड से भी आप ले रहे हो तो इनकी मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इनमें स्पेशली जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो बहुत ही मतलब अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। और इसमें भी जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसमें भी आपका कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स आते हैं जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड में आपके मोनोसैचुरेटेड भी आते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड भी आते हैं, लेकिन जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके हेल्थ के लिए बेटर होते हैं। और ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसमें आपके एक लिनोलिक एसिड आता है और दूसरा अल्फा लिनोलेनिक, एक है लिनोलिक एसिड और दूसरा है अल्फा लिनोलेनिक। ये दोनों ही आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं यानी कि पूफा जिसे हम कहते हैं, दोनों ही हैं। और ये दोनों ही आपके आवश्यक वसीय अम्ल भी कहे जाते हैं, आवश्यक वसा अम्ल में भी आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो कि आवश्यक एसेंशियल फैटी एसिड्स कहलाते हैं। तो ये दोनों ही आपके लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड ये दोनों आपके एसेंशियल फैटी एसिड में आते हैं यानी कि आवश्यक वसा अम्ल में आते हैं। और जो ये लिनोलिक फैटी एसिड है इसको हम ओमेगा 6 फैटी एसिड भी कहते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड। और जो ये लिनोलेनिक है इसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ओमेगा 6 ओमेगा 3 के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर 17 क्वेश्चन है कि HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को क्या कहते हैं। व्हाट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि HDL कॉल्ड। बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है या फिर इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ABC में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है यानी कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और इसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है, तो अगर आप इसको ये जानना है कि इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जा रहा है देन आप जो है वीडियो देख लीजिए, दाले दलहन नाम से जो वीडियो है उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। HDL, LDL और सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन सबको बहुत ही डिटेल में वर्गीकृत करके क्लासिफाई करके हमने डिटेल में पूरा डिस्कस किया हुआ कि ये होते क्या हैं और इनको जो है
एसडीएल को क्यों गुड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, और अभी फर्दर और भी आएंगे, और बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आप उस वीडियोस को देख लीजिए, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को क्या कहते हैं। व्हाट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मींस एलडीएल कॉल्ड पहला बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर अच्छा कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई नहीं। तो एसडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और जो एलडीएल है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और क्यों कहते हैं, तो इसके लिए भी आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर है 19 क्वेश्चन है कि कौन सा वसा अम्ल कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। विच फैटी एसिड्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। संतृप्त वसा अम्ल या फिर असंतृप्त वसा अम्ल या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा कि कमरे के ताप पर पूछा है कि ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट में कौन सा वसा अम्ल पाया जाता है, तो ये है आपका संतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, तो आपने देखा होगा से घी हो गया, डालडा हो गया, तो ये सब आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड में आ जाते हैं, क्योंकि ये कमरे के ताप पर सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। फिर है कौन सा वसा अम्ल हमारे शरीर में एलडीएल को बढ़ा देता है। ओके, विच फैटी एसिड्स इंक्रीज एलडीएल इन आवर बॉडी। संतृप्त वसा अम्ल है, असंतृप्त दोनों है या फिर कोई नहीं है। तो इसमें भी आपका जो आंसर होगा वो होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हमारे शरीर में एलडीएल को बढ़ा देता है। एलडीएल अभी इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा, जिसे कि हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, और इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, और चूंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर में एलडीएल के लेवल को बढ़ा देता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। ओके, इसी वजह से कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम से कम लेना चाहिए। ओके, चलिए फिर यहीं पर हमारा क्वेश्चन एंड होता है। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, फिर आगे हम और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आप जो हमने प्रीवियस वीडियोस हैं, दालें, दलहन और अनाज ग्रुप है, वो आप देख लो वीडियो, उसमें आपको ये सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से हमने उसमें क्लियर किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। ओके, इसके साथ में हम आपको लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, चलिए फिर ढेर सारा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ में शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।